नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हमने अभी तक 3 पार्ट में इसे देख लिया है और आज ये चौथा पार्ट है। जो लोग पहले 3 पार्ट को नहीं देख पाए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन तीनों वीडियो का लिंक अवेलेबल मिलेगा और इसे आप अवश्य देखें। इससे क्या है कि आपको कंटिन्यूटी बना रहेगा और एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, और वो है विश्व के प्रमुख बांध। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राणा नदी पर निर्मित इतेपु बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इतेपु बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कहाँ पर है ये? प्राणा नदी पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतेपु बांध किस नदी पे है? तो प्राणा नदी पर है। और ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो वो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है इतेपु बांध। आपको आप देखते होंगे, ये मान लिया साउथ अमेरिका है और ये ब्राज़ील है, तो यहाँ पे आपको पराग्वे मिल जाएगा। तो ब्राज़ील और पराग्वे के बीच की संयुक्त परियोजना है इतेपु बांध, और ये कहाँ है? प्राणा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंगडोंग प्रांत के हुंजाई में। गुआंगडोंग प्रांत के हुंजाई में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हूबर जो बांध है, हूबर बांध कहाँ मिलेगा आपको? कोलोरेडो नदी पर। पंचेत हिल मिलेगा दामोदर नदी पे। आसवन बांध मिलेगा नील नदी पर, और करीबा बांध मिलेगा जाम्बेजी नदी पर। तो आप इसे हूबहू ऐसे याद कर लीजिए। कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर आसवन बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। ठीक है, आगे देखते हैं। आसवन उच्च बांध स्थित है। तो आसवन बांध कहाँ स्थित है? आप जानते हैं ये नील नदी पर स्थित बांध है। तो ये कहाँ होगा? मिस्र में होगा। अगला, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया। वह स्थान है जांगमाओ। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जांगमाओ स्थान पर चाइना ने बांध का निर्माण शुरुआत किया था, और उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है। नुरेक बांध वक्स नदी पर है, और काबोरा बासा या कहोरा बासा जाम्बेजी नदी पर है। फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं। ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर, नुरेक बक्स नदी पर, और कहोरा बासा जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रवाल भित्ति। तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। तो कोरल रीफ या जीवाश्म कहाँ पाई जाती है? कर्क या मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों पर। तो कोरल क्या होता है पहले आप समझिए। कोरल क्या होता है? एक तरह का जीव है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, और ये अपने खोल को, इनके शरीर पर एक खोल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसे छोड़ते रहते हैं, और इसी कारण ये खोल की संरचना, कई सारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं संरचनाओं में ये निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोरल। कोरल एक इसे जीव है या एक पॉलिप से बोला जाता है, और कोरल को क्या बोला जाता है? ये समुद्री वर्षा वन बोला जाता है, या रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, अब देखिए कोरल का जो निर्माण होता है ये काफ़ी ही, इसके लिए एडेप्टेशन चाहिए, अनुकूलतम दशा होती है इसके लिए, तभी वो वहाँ पर निवास करेगा। जैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जो गहराई होती है समुद्र की डेप्थ, इसकी डेप्थ भी होनी चाहिए 30 फीट के आसपास। ठीक है, और आपको इसकी और भी सारी कंडीशंस हैं। इसके जो मुख हैं जहाँ पे ये बनेगा वहाँ पर किसी तरह का मृदा या गाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिस तब ये प्रवाल भित्ति सही से अनुकूलतम दशाओं में पनप पाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप इस पृथ्वी पे आप देखिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसे अनुकूलतम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? क्या यह 23.5 डिग्री के ऊपर मिलेगा? तो नहीं है।
तो इसी कारण जो इसके अनुकूलतम टेम्परेचर है वो कहाँ मिलेगा आपको, कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेगा। इसी कारण जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ की पट्टी कहाँ मिलेगी, कर्क और मकर रेखा के बीच में। अब देखिए, अब जानते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और समुद्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण कोरल विरंजन की स्थिति देखने को मिल रही है। कोरल विरंजन में क्या होता है कि उनके जो कलर होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं और वो वाइटिश हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो कलर होते हैं ये एक्चुअली एक जीव है जो ज़ैंथिल बोला जाता है इसे। जो ज़ैंथिल जो जीव हैं, शैवाल है, इस पर ये आश्रित रहता है। ये इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ये कलर जो कलर होते हैं उसके अंदर, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण हो पाता है। तो ठीक है, ये जुजैंथिल भी समाप्त हो जाते हैं और जो डिपेंडेंसी है कोरल के जुजैंथिल के ऊपर, जब जुजैंथिल ही समाप्त हो गया तो इन्हें भोजन नहीं मिल पाता, इन्हें कलर नहीं मिल पाता और ये क्या हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, प्रवाल विरंजन। ठीक है, आपको जो प्रवाल है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलेंगे। इसमें जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आपको कोरल रीफ की प्रधानता मिलेगी और इसे कहा जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अब देखिए अवरोधक क्यों है, कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल रीफ के भी कई टाइप्स होते हैं। एक बोला जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा है एटॉल, एटॉल बोला जाता है इसे। तो इस तरह के प्रवाल भित्तियाँ होती है। अब प्रवाल भित्ति जो होती है या प्रवालों का निर्माण जो होते हैं उनको लेकर कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे अब इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी, तो इसके ऊपर सिद्धांत दिए गए। जैसे डार्विन जो है, डार्विन महोदय ने इसके ऊपर सिद्धांत दिया है और ये अवतलन सिद्धांत इनका है कि जो कोरल का जो निर्माण हुआ वो उनके लिए अवतलित जो स्थल हैं महासागरों के, उस पर कोरल का निर्माण होता है। फिर इस पर धीरे धीरे अन्य कोरल क्या है कि वृद्धि करते हैं और इसी तरह से क्रमशः तटीय और एटॉल प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। उसी तरह से डार्विन के बाद आपको मिल जाएगा मर्रे का नाम मिल जाएगा। मर्रे का स्थल सिद्धांत है, स्थिर स्थल सिद्धांत। ये बोलते हैं कि स्थिर स्थल पर ही कोरल निर्मित होते हैं और क्रमशः उनकी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अगला है डेली का हिमानी स्थल सिद्धांत, हिमानी स्थल सिद्धांत। तो इस तरह से कोरल के जो निर्माण है उसके लेकर भी कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। इतना विस्तृत में चर्चा करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मिलाने कोई भी दिया हुआ रहता है। यदि आप कोई अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम देते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ हमने अभी बताया था ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, या आपको पूर्वी तट पे ये मिल जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो प्रशांत महासागर में। पहले भी हमने जो पार्ट 3 वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट होगा यहाँ पर प्रवाल भित्ति मिल रहा है, तो ये किस में आएगा, ये प्रशांत महासागर होगा। ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, जबकि इसका जो पश्चिमी तट है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, वो क्या है, इंडियन ओशन का पार्ट है। किसका है, इंडियन ओशन में आएगा। तो ये जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में मिलेगा। ठीक है, प्रवालों द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो प्रवालों द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, क्वींसलैंड तट पर। और क्वींसलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वो क्वींसलैंड कहा जाता है, तो क्वींसलैंड तट पर है प्रवाल भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आगे वायुमंडल का। ठीक है, तो हम देखते हैं वायुमंडल में क्या क्या है पढ़ने के लिए हमारे पास। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में जो है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। और नाइट्रोजन कितना है, यह है 78%। कितना है, 78% है नाइट्रोजन। उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। फिर आर्गन मिलेगा, आर्गन आएगा, यह है 0.93%। कितना है आर्गन, 0.93%। इसी तरह से और भी गैसें हैं। अब जैसे CO2 है, तो CO2 जो है अभी आपको मिल जाएगा 0.004%। ठीक है, तो इसी तरह से कई सारे गैसेज हैं
तो इसमें मेनली आपको मिलेगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.004%। ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वायुमंडल किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के चारों ओर जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा हुआ वायु का जो विस्तृत भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल। ठीक है। अब वायुमंडल की संरचना वगैरह भी है आगे, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मिलता है, तो सबसे अधिक प्रतिशत किसका मिलता है, नाइट्रोजन का भी हमने चर्चा किया। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए सही अनुक्रम, ये जो वायुमंडल की संरचना है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही क्रम बताना है। तो सबसे नीचे आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। कई बार क्या है कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें इस बात की दिक्कत हो जाती है कि कई बार जो एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनर्स होते हैं वो क्षोभ मंडल ना लिख करके इंग्लिश में लिख देते हैं ट्रोपोस्फेयर, तब उन्हें दिक्कत होती है। तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ कर जाइए। जो क्षोभ मंडल होता है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अब जो लेयर यदि देखें तो सबसे आपको, जैसे मान लिया ये अर्थ है, फिर से बनाते हैं इसे। मान लिया कि ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के जो ऊपर होगा ये यहाँ तक 8 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। अब 8 किलोमीटर कहाँ, तो ध्रुव जो है, ध्रुव पे आपको 8 किलोमीटर ऊंचाई मिलेगी, और जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है यहाँ से 18 किलोमीटर की ऊंचाई मिलेगी। यहाँ से यदि देखेंगे तो आपको 18 किलोमीटर दिखेगा ये ट्रोपोस्फेयर, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और यहाँ से आपको 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलेगा ट्रोपोस्फेयर। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई हो गया और ये हो गया 18 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आपको मिलता। अब ये जो होती है ट्रोपोस्फेयर, इसमें जो तापमान की गिरावट की दर होती है, ऐसे भी जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। अब ये क्वेश्चन जो है साइंस में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। तो आप जैसे ही धरातल से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी महसूस होता जाएगा, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा। या कई बार क्या है कि इस तरह से पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में ये 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। अब जो जितने भी बादल होंगे, आंधी होगी, वर्षा होगी, ये सारे इसी मंडल में, इसी ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में होगा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, संवहन मंडल। कई बार संवहन मंडल भी इस करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए मेरा काम सिर्फ टॉपिक में पढ़कर, जिस तरह से और भी लोग इस तरह पॉइंटर का डिस्कशन किए हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो क्या है कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से चीज़ें सोल्व नहीं होती है, आपको उसके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। यदि आप ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हो, लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इतनी होनी चाहिए कि आप उन्हें सही से समझा पाओ और उन्हें एक कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। जस्ट फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता। इसी कारण मेरा पर्पस है कि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको ये पूरी टॉपिक कवर करने में, लेकिन मेरा पर्पस टाइम पास करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी अच्छी तरह से इसे समझ जाएं, तो आपके लिए ये लाइफ टाइम यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है। मैं रट्टाफिकेशन पे विश्वास नहीं करता और मुझे कंसेप्ट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी कारण मैं आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें आंधी, वर्षा, बादल जो होती है सारे इसी में होते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो जैविक क्रियाएं हो रही है सब इसी में होगा। ठीक है। अब यहाँ जो तापमान होता है, तापमान में भी आप जैसे आप यहाँ से चल रहे हैं धरातल से जब ऊपर जाएंगे तो आपको, यदि आप कैलकुलेट करें 8 किलोमीटर की ऊंचाई और 18 किलोमीटर की ऊंचाई एक एवरेज, तो आपको ये क्षोभ सीमा में यदि आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे तापमान जो मिलेगा आपको -80 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कितना? -80 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपको मिलेगा। इसी को बोला जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभ सीमा हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा समताप मंडल। ये क्या है? समताप मंडल। इसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो, एक बार फिर से इसे बनाते हैं। ये हो गया हमारा अर्थ।
ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये कितना था 8 किलोमीटर, और यहाँ से यदि देखें तो 18 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से था। अब इसके हम आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसे हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई होगी ये 50 किलोमीटर होगी। कितना? 50 किलोमीटर। अब इसमें जो मौसमी घटनाएं हो रही थी क्षोभ सीमा में, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होगी। ठीक है, और इसे यहाँ पर एक मेघ का जो निर्माण होता है, मेघ मतलब ये क्लाउड आप उसको नहीं बोलिए, ये पर्ल क्लाउड होता है, PEARL, पर्ल क्लाउड। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पर्ल क्लाउड या मेघों का निर्माण, मुलाफ मेघ बोलते हैं इसको, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पे निर्मित होगा? ये मिलेगा आपको समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब इसका जो एक प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें ओजोन की एक परत पाई जाती है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से बचाता है। ठीक है, तो ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो ओजोन परत है, ओजोन को ये हमने बता दिया कि ओजोन जो लेयर होता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को आने से रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो ओजोन लेयर है, आपको इसका विस्तार कहाँ तक मिलेगा? ये 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। कितना? मान लीजिए जैसे हम 18 किलोमीटर तक यहाँ पर देख रहे थे क्षोभ मंडल को, तो 22 किलोमीटर मान लिया यहाँ तक। तो 22 किलोमीटर की जो ऊंचाई होगी, यहाँ पर महत्तम मतलब मैक्सिमम ओजोन का जो कंसंट्रेशन है कहाँ पर मिलेगा? 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मिलेगा। ठीक है, और ये पूरी जो लेयर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? समताप मंडल। 18 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई होगी वो समताप मंडल का है, और इसी में आपको 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिल जाएगा ओजोन लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखेंगे, इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, तो इसमें आपको मिलेगा मेसोस्फेयर। इसको क्या बोला जाता है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर या मध्य मंडल बोल सकते हैं हिंदी में इसे। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है ये। ठीक है, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा -100 डिग्री सेल्सियस। और देखिए समताप मंडल में एक और चीज़ है, इसका नाम है समताप। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कम होने के कारण जो वायुयान है ये इसी मंडल में उड़ती हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस का उनको सामना नहीं करना पड़ता है और उनके लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आंधी वर्षा तूफान का भी डर यहाँ पर नहीं होता है। क्षोभ मंडल में तो आंधी वर्षा तूफान होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, और टेम्परेचर का डिफरेंस भी आपको यहाँ पर देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी कारण ये वायुयान को उड़ाने में ये लेयर उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम देख रहे थे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। अब हम इसके आगे चलेंगे तो इसको बोला जाता है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर या आयन मंडल। आयनोस्फीयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयन्स आपको मिलेंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके आयन यहाँ पे मिलते हैं, इसी कारण इसको आयन मंडल बोला जाता है। और इसमें लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर होता है। तो इसमें जो सबसे नीचे होता है डी लेयर होता है, फिर ई लेयर होता है, फिर इसी में E1 E2 F1 F2 इस तरह से लेयर होते हैं। और इसमें जो रेडियो वेव होते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इसी कारण जो रडार हो गया या फिर टेलीविज़न हो गया या फिर आप कह सकते हैं टेलीफोन हो गया, तो इनकी जो सुविधा जो हमें प्राप्त हो रही है वो कहाँ से मिल रही है? यहाँ से ही जो वेव हैं वो रिवर्ट होते हैं, और इससे जैसे यहाँ पे जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो किस लिए छोड़े जाते हैं? यही सब चीज़ों के लिए। और ये आयन मंडल से हमें प्रवर्तित होकर उसकी रेज हमें प्राप्त होती है, और हम टेलीविज़न या रेडियो पे हम जो है उसका हम उपयोग कर पाते हैं। तो ये हो गया आयन मंडल। इसे संचार उपग्रह क्या है? इसी जो मंडल है इसी में रहेगा, जहाँ से वो आयोनाइजेशन जो यहाँ पे जो शॉर्ट वेव और लॉन्ग रेडियो वेव है उसका परिवर्तन होता है।
अगला हम देखेंगे बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल क्या होता है, आयन मंडल का ऊपरी भाग होता है और ये बाह्य मंडल है, मतलब बाह्य भाग है। और इसमें क्या है कि आपको ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो चीज़ें होती है, ऑरोरा जो होती है, यदि आप देखें तो ऑरोरा का अर्थ होता है मॉर्निंग। ठीक है, ऑरोरा का अर्थ क्या होता है, मॉर्निंग। जबकि जो ऑस्ट्रियालिस या बोरियालिस शब्द है, आप ऑस्ट्रियालिस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में है। ठीक है, अब बोरियल जो कहाँ है, वो उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तर हो गया ऑरोरा बोरियालिस और नीचे हो गया ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्चुअली ये ध्रुवीय प्रकाश होता है, जहाँ पे जो सन रेज होती है वो यहाँ पे चमकता हुआ दीप्तिमान आपको ये दिखेगा और ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कलर्स का यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। जिस तरह से पटाखे फूटते हैं, बहुत सारे कलर निकलते हैं, चटक रंग, लाल, पीले, हरे, बैंगनी, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होता है इसे देखना। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख लिया और इससे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑरोरा बोरियालिस, ऑस्ट्रियालिस के बारे में भी पूछा जाता है। हमने सारे मंडल्स के बारे में लगभग इसका स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या हुआ, तो हमने अभी देख लिया था। क्षोभ मंडल होगा पहले, फिर समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, आयन मंडल होगा। अब तो आपको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकांश मौसम गतिविधियां कहाँ होगी, क्षोभ मंडल में, हमने बता दिया था। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, क्यों, क्योंकि इस परत में बादल तथा मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसकी भी हमने चर्चा किया। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ, समताप मंडल में, ये हमने चर्चा किया था। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जीवन रक्षा कौन प्रदान करता है, ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, एक मिनट, तो परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है ये। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ, 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल में, ये बताया हुआ, हमने बताया था 22 से 25 किलोमीटर, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन के हिसाब से 15 से 20 माना गया है। ठीक है, रेडियो तरंग जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा वो आपको 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा ओजोन का। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल, अभी हमने चर्चा किया है आयनोस्फीयर के बारे में। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत कौन है, आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसे हमने बोला था ऑरोरा बोरियालिस, तो आयन मंडल में ये देखने को मिलेगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित हैं बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं कहाँ, बहिर्मंडल में। देखिए दो चीज़ है, ये बेतार संचार पृथ्वी की सतह से परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित कहाँ से होगा, आयन मंडल में, जबकि अवस्थित कहाँ होगा, बहिर्मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, समताप मंडल में ओजोन परत होता है और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर प्रवर्तित रेडियो तरंगें करती हैं। ये हमने सारा वायुमंडल के बारे में चर्चा कर लिया। अब आगे देखते हैं सूर्य ताप। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो ये कथन सही है। वायुमंडल जो है अधिकांश ऊष्मा कहाँ से लेता है, सूर्य से लेता है, ये शॉर्ट वेव के रूप में प्राप्त करता है। जैसे ये अर्थ है, यहाँ से ये सन है, तो सन से शॉर्ट वेव लाइट आई। ठीक है, अब ये चूँकि अभी हमने पढ़ा था कि एक क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल में आपको जो है भारी गैसेज मिलेंगे, आपको नाइट्रोजन मिलेगा, CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन मतलब मिलेगा, इस तरह से बहुत सारी आपको गैसेज मिलेंगी, CO2 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो CO2 है मेन रोल निभाता है। ये इसके रिस्पेक्ट में यदि देखें तो इसका जो आयतन या मोलिक्यूल होगा वो ज़्यादा है, इसी कारण जो CO2 है ग्रीन हाउस गैस के रूप में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। अब चूँकि ये शॉर्ट जो तरंगे हैं वो आई पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, आ तो जाती है, लेकिन जब वापस होना होता है तो ये लॉन्ग वेव के रूप में वापस होती है। किसमें, लॉन्ग वेव के रूप में वापस होती है। लेकिन जो भारी गैसेज होती है जैसे CO2 ये इसे बाहर वापस जाने नहीं देती है और इस तरह से ये ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करने लगती हैं। ठीक है, तो जब बाहर नहीं होगा तो ये धरातल क्या हो जाएगा, गर्म होगा। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो ऊष्मा जो है वायुमंडल जो है ये यहाँ जो वायुमंडल था वो तो धरातल की ही ऊष्मा को अधिकांशतः प्राप्त किया ये।
ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त किया, ये धरातल से ही प्राप्त किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं क्या है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तिरंगे पार्थिव ऊर्जा की लघु तरंगों में परिणित हो जाती है। अभी हमने बताया था लंबी तरंगों में जो शॉर्ट वेव है, शॉर्ट सोलर वेव, ये लॉन्ग सोलर वेव में परिवर्तित हो जाती है। और ये दोनों स्टेटमेंट और कथन कारण दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, भारी गैसेज जो हैं वो नीचे रहेंगी तो डेंसिटी उसका कम होगा, मतलब जो धरातल के आसपास जो हवा होगी यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, और ऊपरी वायुमंडल में डेंसिटी कम होगी, अर्थात हवा जो है कम घनी होगी। ठीक है, और ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का भी अभाव होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक सूर्य ताप को परिवर्तित करती है तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि। ये पूछा जा रहा है कि सूर्य ताप को सबसे अधिक कौन परिवर्तित करेगा, तो हिम से आच्छादित भूमि जो है सबसे ज़्यादा वो परिवर्तित करेगा। इसे बोला जाता है एल्बिडो, एल्बिडो बोला जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, कई बार एल्बिडो ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो एल्बिडो इफेक्ट भी यही है कि जो सूर्य सनरेज का जो परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एल्बिडो। और एल्बिडो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, हिम से आच्छादित भूमि पे एल्बिडो मिलेगा। सही कथन है। तो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रसर अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आप इसे कमेंट कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रसर अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि 81% आपको जल मिलेगा, अर्थात समुद्र का क्षेत्र जो विस्तार है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है और नॉर्थ गोलार्ध में कम है। यहाँ पर 61% है। आप देखते होंगे जो समुद्र तट पे जो शहर बसे हुए हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है, अर्थात वहाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और गर्मी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक टेम्परेचर समताप बना रहता है, अर्थात टेम्परेचर जो डिफरेंस है तो उसका जो ताप परिसर है वो क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो यही हमने बताया था। तो उसी हिसाब से देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है समुद्र जल ज़्यादा है, 81% है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो टेम्परेचर का जो परसर डिफरेंस होगा वो कम होगा और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान का वार्षिक परसर है वो अधिक होगा और दक्षिणी गोलार्ध में कम होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी का जो मात्रा है परसेंटेज वो ज़्यादा है। ठीक है, 81% है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में 61% है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ? सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों? तो विकिरण के कारण। क्या है ये, आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे शॉर्ट वेव तो आई थी सन की और लॉन्ग वेव के रूप में इसे रिटर्न होना था। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे बादल छाए रहेंगे, तब तो जो रिटर्न होना था वो और भी रिटर्न नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब धरातल क्या हो जाएगा, और अधिक गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि ये बादल नहीं हो, साफ हो, तो ये रेडिएशन क्या है, आगे की ओर रेडिएट होगा और अंतरिक्ष में जाएगा। तो इससे क्या है कि धरातल का तापमान कम हो जाएगा। अर्थात साफ रात में क्या है कि जो साफ रात जो है बादल वाली रात से अधिक ठंडी होगी। क्यों? विकिरण के कारण। ये क्या हुआ, यही तो रेडिएशन या विकिरण हुआ। ठीक है, तो इसका हमने आंसर दे दिया कि साफ रात में क्यों होता है, क्योंकि साफ रात क्यों ठंडी होती है, क्योंकि विकिरण इसमें अधिक होगा और जो क्लाउडेड नाइट होगी उसमें विकिरण ज़्यादा, उसमें विकिरण कम होगा। ठीक है, तो ये है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साफ रात होता है, साफ रात में रेडिएशन अधिक होगा, और जब बादल
घिरे रहेंगे, घना रहेंगे, तो रेडिएशन कम होगा, इसके कारण धरातलीय टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवात के बारे में पूछा गया है, पृष्ठ कथन दिया हुआ है, कथन और कारण। तो देखते हैं क्या है इसमें। पृष्ठीय वायु चक्रवात केंद्र पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। हवा, कारण क्या हुआ कि हवा चक्रवात के केंद्रों में आरोहित होती है। देखिए ये टर्म जो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे लिखा है, अभ्यंतर कुंडलित होती है, क्या बोला जा रहा है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर हाँ, तो चक्रवात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो चक्रवात होता है, एक मिनट, इसे हम फिर से, चक्रवात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चक्रवात जो होता है, एक होता चक्रवात, एक होता प्रति चक्रवात, अर्थात एक होता चक्रवात में साइक्लोन बोलते हैं और दूसरा होता है एंटी साइक्लोन। अब देखिए चक्रवात के निर्माण की भी आदर्श दशाएं होती है अलग अलग। उसमें क्या है कि जो चक्रवात होता है वो लो प्रेशर का एरिया होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गमन करती है, तो इसे बोला जाता है चक्रवात। दूसरा होता है एंटी साइक्लोन, जिसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जो है गमन करती है और इसे हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होता है सामान्यतः इसे ये जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, जबकि जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉक होता है। एंटी क्लॉक होता है, साइक्लोन एंटी क्लॉक होता है और एंटी साइक्लोन जो होता है क्लॉकवाइज होता है। तो आप इसे आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है, जो चक्रवात की उत्पत्ति की जो दशाएं होती है वो भी अनुकूलतम होनी चाहिए। जैसे जो समुद्री तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस, अर्थात यहाँ पर टेम्परेचर अधिकतम हो, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो सके, और इसके लिए समुद्र की गहराई होनी आवश्यक है ताकि एक डेप्थ मिल सके चक्रवात के निर्माण की। ठीक है, अब जो चक्रवात होते हैं, हमने बताया था कि चक्रवात दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है समानता जो है ये उष्ण चक्रवात से रिलेटेड है। तो उष्ण चक्रवात को आप सिंपल शब्द में यदि बोले तो ये एक आक्रामक तूफान की तरह है और तट क्षेत्र की ओर गतिशील होगा। आप देखते होंगे न्यूज़ में कई बार मिलता रहता है कि ये साइक्लोन आया, अलग अलग तरह के चक्रवातों के नाम होते हैं, वो हमेशा आते रहते हैं। अब भारत में जो है इसे चक्रवात बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम इसके हैं। अब जैसे अटलांटिक ओशियन के पास यदि चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है, हरिकेन। उसी तरह से प्रशांत या पैसिफिक ओशियन बोल सकते हैं, पैसिफिक ओशियन या साउथ चाइना सी में मान लिया ये चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलेंगे टाइफून, टाइफून बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है तो इसे हम बोलते हैं विली विली। तो ये अलग अलग नाम हैं चक्रवातों के। ठीक है, अब देखिए चक्रवात की जो हम दशाएं बता रहे थे वो भी जान लीजिए, मैं उसे क्यों कट करूं। तो हमने दो जैसे कंडीशन बताए थे कि जैसे 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, एक आदर्शतम तापमान बोल सकते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए इवन। ठीक है, तापमान। उसके बाद जो है आप बोल सकते हो एक होता है कोरियालिस इफेक्ट होता है, कोरियालिस फोर्स होता है, कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स के बारे में जानना जरूरी है कि कोरियालिस फोर्स जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट के लिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कोरियालिस फोर्स कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, तो एक यदि आप जान रहे होंगे तो एक बार आप कमेंट में भी इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोरियालिस बल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा होता है एक फार्मूला। इसमें क्या है कि आप थीटा जो होता है पृथ्वी का जो एंगल है आप
वहाँ पे रख दीजिए। जैसे यदि विस्पत में हम देखें तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा और 90 डिग्री पे यहाँ पर होगा ये 90 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से मैंने आपको हिंट दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दीजिए कि पृथ्वी या धरातल पर सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कोरियोलिस भी चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, ये तो हो गया डिस्कस। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्रों के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, हवा चक्रवात के केंद्रों की ओर आरोहित होती है। ये हमने चर्चा कर लिया कि चक्रवात के केंद्र की ओर आरोहित होती है और अभ्यंतरण कुंडलित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अभ्यंतर कुंडलित होती है, देख लेते हैं एक बार क्या है ये। जैसे मान लिया कि एक लाइन है, हम इसे लेते हैं, और यहाँ पर निम्न दाब केंद्र बना है, लो प्रेशर ये बना है। तो इसके बाहर एक सर्किल का निर्माण होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है, ये बोला जाता है वॉल ऑफ साइक्लोन, वॉल ऑफ साइक्लोन। ठीक है, इसके बाहर भी एक सर्किल का निर्माण होगा, इसे बोला जाता है इनर सर्किल, इनर सर्किल। और इसके बाहर एक सर्किल का निर्माण होगा, इसे बोला जाता है एनुलर जोन, एनुलर जोन। ठीक है, अब जो लो प्रेशर का निर्माण हुआ यहाँ पर, तो जो हवाएं हैं, हवाएं यहाँ पर अवतलित होगी, अर्थात डाउनवर्ड्स कंडीशन में आएगी। ये हवाएं यहाँ पर आएगी, और ये जो एरिया है ये अधिकतम वृष्टि प्राप्त करेगा। जो वाल है इसको हम बोलते हैं चक्रवात चक्षु, चक्रवात चक्षु बोलते हैं। चक्रवात की ये आँख जो हुआ ये हुआ, और ये जो हुआ वाल हुआ, ये चक्रवात की दीवार हुआ। ठीक है, चक्रवात की दीवार। तो ये वह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्षा कहाँ होती है चक्रवात में, तो आपको ये आंसर मानना पड़ेगा दीवार पे, चक्रवात की दीवार पे वर्षा प्राप्त होती है। कहाँ? अर्थात इस जगह पे वर्षा मिलेगा। जबकि वाल जो होता है, ये जो आँख होता है, आँख में बारिश नहीं होती है, आँख में वर्षा नहीं होता है। ये हमारा इनर जो सर्कल था ना, 1 मिनट, हाँ ये इनर सर्कल था। अच्छा, ये था हमारा, 1 मिनट फिर से बनाते हैं इसे। ये हमारा लाइन है, ये हो गया, इसे हम बोलते हैं आई। ठीक है, इसे याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये हो गया वाल, इसे हम क्या बोलेंगे? वाल। ये हो गया इनर सर्किल, आईसी लिख दिया है इसे हमने। और ये हो गया एनुलर जोन, एजेड लिख दिया। ठीक है, जो वायु है, वायु यहाँ अवतलित होगी, अर्थात वायु यहाँ नीचे आएगी, और वायु जब यहाँ नीचे आएगी तो एक प्रक्रिया के तहत संघनन बादलों का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, और बारिश होगी कहाँ पर? यह चक्रवात की दीवार पे, इसे बोलते हैं दीवार, अर्थात वॉल ऑफ साइक्लोन, वॉल ऑफ साइक्लोन। वॉल ऑफ साइक्लोन में वर्षा प्राप्त होगी, इनर जोन में, इनर सर्किल में उससे कम वर्षा प्राप्त होगी, एनुलर जोन में उससे भी कम वर्षा प्राप्त होती है, और यहाँ पर मौसम सुहाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया काम करती है चक्रवात की, इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये पूरी प्रक्रिया है और इनकी मौसमी दशाएं हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जो आयु होता है, चक्रवात की आयु होती है, आयु में बारिश नहीं होती है, आयु में वर्षा नहीं होता। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या चक्रवात की आयु में वर्षा होता है? तो नहीं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? तो वॉल ऑफ साइक्लोन में वर्षा प्राप्त होगी, वॉल ऑफ साइक्लोन में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ? टोर्नेडो कहाँ मिलेगा? आपको कैरेबियन सागर में मिलेगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान में। मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। हमने पहले ही कहा था जो अटलांटिक में आपको मिलेंगे चक्रवात, उसे बोला जाता है हरिकेन। और विशिष्ट रूप से यदि आप देखें तो यहाँ पर यूएसए में आपको टोर्नेडो भी देखने को मिलेगा, टोर्नेडो बोला जाएगा। जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन, खास करके जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है,
या जापान या चाइना के आसपास, वहाँ पर जब चक्रवात आएगा, साइक्लोन आएगा, तो उसको बोला जाता है टाइफून। क्या बोला जाता है? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया के पास इसे कहा जाता है विली विली। इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोर्नेडो की तीव्रता के मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो फुजीटा स्केल। टोर्नेडो को फुजीटा स्केल में मापते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो टाइफून से प्रभावित क्षेत्र कौन? चीन सागर, हमने बताया था अभी। सुमेलित करना है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली होगा, चाइना में टाइफून होगा, भारत में चक्रवात होगा और यूएसए में हरिकेन होगा। विली विली होगा कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या बोलेंगे? विली विली। आगे बढ़ते हैं। बोगियो चक्रवात संबंधित है, तो बोगियो चक्रवात जो है फिलीपींस से संबंधित है, बोगियो चक्रवात, ठीक है, याद रखिएगा इसे, बोगियो चक्रवात था। हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो साफिर सिम्पसन मापन है ये किस चीज़ के लिए है? तो ये हरिकेन को मेजरमेंट करता है, साफिर सिम्पसन मापन, ठीक है। अगला देखते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तूफान का। अब देखिए इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी इवन ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो मान लिया ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो पारा है एकाएक नीचे गिर गया, तो आप समझिए, इसे आप इस तरह से याद कीजिए कि जैसे पारा जो है वो देख लिया कि बहुत आंधी तूफान आने वाला, तो एकाएक डर के नीचे आ गया। तो आंधी तूफान आएगा तो डर के नीचे आ जाएगा, तो अचानक गिरावट हो जाएगा आंधी तूफान देख करके, ठीक है। और जब मौसम साफ रहेगा, तो मौसम साफ रहेगा तो पारा ऊपर रहेगा, क्योंकि कोई दबाव नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो मौसम साफ रहेगा तो पारा ऊपर रहेगा। और जब धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब वर्षा आने की संभावना है, वर्षा आने की संभावना है, मतलब प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरगिस चक्रवात से प्रभावित रहा तो म्यांमार। उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, हमने पहले ही बताया था। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी आदर्श एक टेम्परेचर होनी चाहिए जो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पर क्या है, साइक्लोन उत्पन्न हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्द्रता। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। कथन दिया हुआ है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है, तो ये सही है। यदि आप देखें, जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये विषुवत के पास है, यहाँ पे आपको वर्षा प्राप्त होगा, दिन भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके बाद शाम में बारिश प्राप्त होगी, तो यहाँ पर आर्द्रता बना रहता है। लेकिन आप 23.5 डिग्री अक्षांश के पास जाइएगा जहाँ पे कर्क रेखा है, तो यहाँ पर आर्द्रता की कमी रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से अक्षांशों के आधार पर हम आर्द्रता को देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें डिफरेंस आ रहा है। आगे देखते हैं। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, तो ये भी सही है। तापमान जो है डिसाइड करता है। यदि तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो आर्द्रता जो होगा वो जलवाष्प के रूप में समाप्त हो जाएगा और वो ऊपर जा चला जाएगा, और यदि टेम्परेचर कम है तो आर्द्रता उसमें बनी रहेगी। तो यही क्वेश्चन है, कथन और कारण, और ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण सही है। ग्रीष्मकाल में ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। देखिए ह्यूमिड हीट जब बारिश हुई हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, हल्की बारिश हुई और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और हल्की बारिश हुई हो, तो ये दोनों कंडीशंस में, या फिर कभी आप देखते होंगे उमस वाली गर्मी रहती है, तो क्या होता है, ह्यूमिड हीट रहता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु दाब है चैप्टर, कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। कथन में क्या है कि दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पटका होती है। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पटका होती है, तो ये सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है, दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पटका होती है। तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो सेल हैं एटमॉस्फेरिक सेल, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे ये मान लिया अर्थ है, सिट, एक मिनट, अर्थ है, ये 0 डिग्री है
आप इस तरह से बांटिए। ये 30 डिग्री, लाइनिंग सही नहीं हो रहा, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, इस तरह से आप मानिए। तो टेम्परेचर यहाँ से उठता है इस तरह से, फिर इधर मूव करता है और यहाँ से फिर इस तरह से, तो ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये भी निम्न दाब का केंद्र बनता है। और जो ध्रुव है, पोलर वो हाई प्रेशर का एक सेल बनेगा। तो इस तरह से 3 सेल यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसे बोला जाता है फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल। तो ये सब जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी ये क्या है। एक बार आप इसका जो दाब पटका है उसे आप एनसीईआरटी के बुक में आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जब ये यहाँ विषुवत रेखा के पास निम्न दाब का केंद्र बन रहा है और ये हवा ऊपर उठेगी और नीचे गिरेगी, ये इधर की ओर आएगी, फिर यहाँ से हवा, अब ये जो है हवा अब यहाँ से भी इस तरह से ऊपर उठेगी और नीचे आएगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन देखने को मिलता है। आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सतकथन क्या है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। अब देखिए हॉर्स अक्षांश जो है इसके बारे में बताया हुआ, तो 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है, ठीक है। तो हॉर्स अक्षांश ये कहलाता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है दोनों में। आगे है क्वेश्चन, वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बादल वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल जो है वो है वर्षा स्तरीय मेघ। अब देखिए मेघ के बारे में बताया हुआ, तो मेघ भी कई तरह के होते हैं। एक बार हम शॉर्ट में इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है पक्षाभ मेघ होता है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होती है 8,000 से 12,000 मीटर या 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पक्षाभ मेघ, ठीक है। ये पतला और बिखरा हुआ बादल होगा, बिल्कुल इस तरह से पतला और बिखरा हुआ बादल होगा और ये पंख के समान दिखेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे पंख के समान दिख रहा है कौन, पक्षाभ, इस तरह से आप याद कर लीजिए। और 8 से 12 किलोमीटर, पंख है तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा, पक्षाभ हो गया ये 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उससे नीचे आपको मिलेगा कपासी मेघ, क्या है, कपासी बादल, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होगी 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर होगा, या 4 से 7 किलोमीटर बोल सकते हैं, 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आपको मिल जाएगा। अब ये क्या है कि इसका जो आधार होगा, जो आप बादल बनाते हैं अपने डिज़ाइन में, तो इस तरह से बनाते हैं, ऐसे लाइन देते हैं और इस तरह से करते हैं, तो ये जो बादल है यही कपासी बादल है। और ये कहाँ पर मिलेगा, 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। और इसका शीर्ष कैसा हो गया, गुम्बदनुमा हो गया, और आधार कैसा है, समतल हो गया, ठीक है। आप इस चपटा की तरह हो गया आधार, और इसका जो शीर्ष हो गया वो चिपटा हो गया। ये कौन सा बादल हुआ, कपासी बादल, और ये मिलेगा 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक होता है बादल वर्षा बादल, जो ये होते हैं गरजने वाले, ये होते हैं बरसने वाले, ठीक है, कपासी और ये वर्षा बादल। तो वर्षा बादल जो होता है, वर्षा काले होते हैं और गहरे स्लेटी बादल होते हैं, ठीक है। और ये जो किरण यहाँ पे बिल्कुल पार नहीं कर पाएंगे, काले बादल होते हैं, और ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल धरातल को छू रहे हैं, तो इसको बोला जाता है वर्षा बादल, ठीक है, इसे बोला जाता है वर्षा बादल। तो इस तरह से हमने हाइट के हिसाब से इसे हम देख लिया। सबसे ऊंचा बादल कौन सा होगा, पक्षाभ, फिर होगा स्तरीय या मध्य स्तरीय बोल सकते हैं, स्तरीय हो सकता है, मध्य स्तरीय या कपासी मध्य बादल, ठीक है। और ये हो जाएगा सबसे नीचे वाले में स्तरीय कपासी। आप दोनों में स्तर लगा सकते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेटो, या तो स्ट्रेटो, ये स्ट्रेटो हो गया, स्ट्रेटो वर्षा बादल, इसे आप बोल सकते हैं स्ट्रेटो रेनी क्लाउडी, और ये हो गया स्ट्रेटो क्यूमुलस,
इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रेटोकुमुलस, किसको, जो कपासी वर्षा के साथ है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं, वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन होगा, वर्षा स्तरी, हमने अभी बताया वर्षा स्तरी अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा होगा, पक्षाभीय स्तरी, हमने बताया अभी पक्षाभीय स्तरी, पंख है इसके पास, सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा। मेघ गर्जन का कारण क्या है, संघनन, उच्च तापमान और आर्द्रता एवं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाएं, कथन और कारण दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणवर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामवर्त होता है। ये हमने बताया था जब फेरल के लॉ के बारे में हमने चर्चा किया था कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप क्या होता है, दक्षिणवर्त होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामवर्त होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। हाँ, कह सकते हैं ये कोरियोलिस प्रभाव से होता है। कोरियोलिस प्रभाव एक्चुअली एक फोर्स है, ठीक है। कई बार इसे फेरल के नियम के साथ भी लोग कंफ्यूज करते हैं, जबकि फेरल जो है ये दिशा को बताता है, दिशा में परिवर्तन को बताता है ये, और जबकि कोरियोलिस क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट से ये दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है, ये कह सकते हैं। इसका ये आंसर सही है और इसका स्पष्टीकरण सही है ये। अगला देखते हैं, कथन और कारण। हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणवर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणवर्त होता है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त होता है, ये जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं, ये सही है, कोरियोलिस फोर्स से निश्चित होते हैं। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। हमने पहले ही बताया था कि जो पवन है, पछुआ पवन जो है, पश्चिमी पवन, वो दक्षिण में अधिक सशक्त है, उत्तरी में कम सशक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको महाद्वीप की स्थिति मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे पूरी समुद्र है। तो यहाँ पर जो पवन की गति है वो अधिक तेज है, पवन की गति अधिक तेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चिकता 60 कहाँ मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। तो ये जो गरजता चालीसा 50 और 60 क्या है, देखिए कि जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ, ये मान लिए ये 30 डिग्री अक्षांश हुआ, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये अक्षांश बनाया, 40, 50, 60। हालांकि ये जो रेशियो है वो सही नहीं लिया हुआ है, इस तरह से मान ले कुछ होगा, क्योंकि ये 90 हो रहा है तो इतना गैप नहीं है, ठीक है। तो जब पश्चिमी पवन बहुत तेज़ प्रवाह से चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे स्थल है नहीं, कहीं पे आपको सारा समुद्र ही मिलेगा, तो बहुत तेज़ी से इसको गति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अवरोध नहीं है। जबकि यहाँ पर जो पछुआ पवन चलेगी उसको अवरोध मिलेगा, यहाँ पे महाद्वीप मिलेगा, यहाँ पे महाद्वीपीय स्थिति है, तो वो उतनी गति से ये गमन नहीं कर पाता। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में बहुत तेज़ी से गमन करता है और बहुत तेज़ से चलता है। जब ये 40 डिग्री के पास चलता है तो इसको बोला जाता है गरजता, क्या है, गरजता चालीसा। एक मिनट, गरजता चालीसा है, ठीक है। और प्रचंड 50 के पास जब चलेगा प्रचंड 50 बोलेंगे, और 60 के पास चलेगा तो 60 डिग्री के पास इसको चिकता 60 बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये पछुआ पवनों की गति है जो बहुत तेज़ गति से चलती है, तो इसको बोला जाता है गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चिकता 60। तो दक्षिणी गोलार्ध का ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, तूफानी चालीसा, रोरिंग फोर्टीज के बारे में सत्य कथन है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, सही है। इनकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी सही है। मेघाच्छादन, आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ समान तौर पर संबंधित है, ये भी सही है। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है हिंद महासागर में, हमने चर्चा किया था। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती है उन्हें कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज, गरजता चालीसा। यूएसए के मध्य दोनों पर चिनूक हवाओं के कारण
जाड़े के तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि यूएसए के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं के कारण जाड़ों का तापमान बढ़ जाता है, तो ये सही है। चिनुक के कारण क्या होता है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। इससे क्या है कि नई घास से निकलकर बाहर आ जाती है, जो पशुचारण के लिए यूजफुल होता है और उपयोगी होता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन का बाईं ओर जो विचलन होता है वो किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक्चुअली कोरोलिस फोर्स जो है उसका मेन काउज में भी आपको आएगा पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। तो फोर्स है और फेरल के नियम के हिसाब से वो विचलित भी होती है, और उस विचलन का कारण क्या है, कोरियोलिस फोर्स, और उसके मूल में क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है, ये होता है व्यापारिक पवन, इसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड। जैसे ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, और इस तरह से जो चलेगी यहाँ पर मान लिया 30 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ है, तो यहाँ पर पवनें इस तरह से चलती है, इधर से इस तरह से चलेगी, इसकी दिशा कुछ ऐसी रहेगी। जिसे हम बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसे हम बोलेंगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। इसका कारण क्या है, इसकी दिशा इस तरह से क्यों हुई, अभी हमने बताया था कि यहाँ से जो निम्न दाब का केंद्र बनता है और ये यहाँ पर गिरेगी, पवन ऊपर उठेगा, निम्न दाब का केंद्र बनेगा, यहाँ से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी और ये 30 डिग्री के आसपास इस तरह से गिरेगी, और फिर ये निम्न दाब की ओर आकर्षित होगी और इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसकी दिशा इस तरह से होगी कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसे गिरेगी और इसकी दिशा फिर इस तरह से हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिशाएं हैं, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कैसे बना और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कैसे बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्रारूपीय अभिलक्षण है मानसूनी जलवायु का। ये हमने बताया था, जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि जो मौसम, आपसे पूछा जाए कि मानसून क्या होता है तो उसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मानसून जो होता है ये पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण को हम बोलेंगे मानसून, और ये क्या था ये हमने सेकंड वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय हवाएं, तो स्थानीय हवाओं के बारे में जानना है हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोन जो होता है, फोन एक स्थानीय हवा है, और ये कहाँ का स्थानीय हवा है, आल्प्स पर्वत का। आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में आपको फोन स्थानीय पवन चलती हुई दिखेगी आपको, मतलब दिखेगी नहीं, मतलब चलती है आल्प्स पर्वत में फोन। कुर्दिस्तान में शिमूम, कैलिफोर्निया में सेंटा एना, और अर्जेंटीना में जोंडा। इसे आप याद कर लीजिए हूबहू जैसे है, अर्जेंटीना में जोंडा, कैलिफोर्निया में सेंटा एना, कुर्दिस्तान में शिमूम, और आल्प्स पर्वत में फोन। फोन एक स्थानीय नाम है किसका, स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन का नाम है फोन, अभी हमने चर्चा किया। फोन आल्प्स पर्वत में मिलेगा। बोरा इटली में बोरा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्ट्रल राइन घाटी, देखिए राइन घाटी कहाँ मिलेगी, जर्मनी में, तो मिस्टर जर्मनी याद कर लीजिए, और इटली में बोरा लेके गए हुए हैं। ठीक है, बोरा कहाँ मिलेगा, इटली में। ठीक है, और राइन घाटी मिस्ट्रल, और खामसिन कहाँ, मिस्र में। खामसिन कहाँ चलेगी, मिस्र में। ठीक है, सुमेलित करना है। चिनुक यूएसए में। सिरोक सिसिली में, सिसिली कहाँ, इटली में, इटली का एक द्वीप है, तो सिरोक सिसिली में। ब्लिजार्ड साइबेरिया में चलती है। ब्लिजार्ड बहुत ही ठंडी पवन होती है ब्लिजार्ड। और नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, भारत में। कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटका में नॉर्वेस्टर मिलेगा। ठीक है, तो चिनुक यूएसए। चिनुक को ही आइस ईटर कहा जाता है, एक बार कंफर्म कीजिएगा गूगल में सर्च करके यदि पॉसिबल हो तो। चिनुक ही आइस ईटर किसे कहा जाता है, तो चिनुक को कहा जाता है, एक बार सर्च कीजिएगा प्लीज़। तो चिनुक हो गया आइस ईटर,
कहाँ मिलेगा? यूएसए में, सिरोक सिसिली में, ब्लिजार्ड साइबेरिया में, नॉर्वेस्टर भारत में मिलेगा। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है, तो इटली में रुधिर वर्षा होती है, मतलब ये रेड ब्लड रेन, ठीक है, रेड ब्लड रेन होता है कहाँ पे? अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे रेड ब्लड हो रहा है, क्या है कि उसमें आयरन का जो मात्रा है वो ज़्यादा है उस रेन में, इसी कारण वहाँ पे रेड ब्लड बोला जाता है, रेड ब्लड रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन, विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वह है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। फिर से पढ़ते हैं, विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वह है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। आपको शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन ही मिलेगा, ठीक है, और इसकी प्रतिशतता अधिक है। अगला देखते हैं, वह देश जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन रखने की संवैधानिक प्रावधान है, तो भूटान में जो है 70% भाग पर वन रहना अनिवार्य है और ये संवैधानिक प्रावधान है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वन मिलेगा, अमेजन घाटी ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखा के पास तो उष्णकटिबंधीय वन ही मिलेगा। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? विषुवत रेखा अमेजन में आपको डेंस वन मिलेगा। डेंस वन होने का इसका रीज़न है क्योंकि आपको दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और शाम होते होते काफ़ी वर्षा होगी, और ये डेली की प्रक्रिया है, तो वर्षा होती है तो वहाँ वर्षा वन उत्पन्न होंगे और ये काफ़ी घने होते हैं, ठीक है। लताएं होती है, बहुत सारे कीट फतिंगे होते हैं, और जो वृक्ष होते हैं ऊंचे होते हैं, और लताएं होती है तो घने होते हैं। इसके कारण मान लिया जो बारिश होती है तो नीचे जो है आपको कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स भी मिल जाएंगे, और एक तरह से काफ़ी घना वन हो जाता है ये, ठीक है। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? कांगो घाटी में। टैगा वन विशिष्टता किसका है? शीतोष्ण क्षेत्र का। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलेंगे अमेजन बेसिन में, ठीक है। अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलेंगे। आगे देखते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित देश है जापान। जापान जो है सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित देश है। एक बार कंफर्म कीजिएगा कि ये कितना सही है आंसर। जापान के बारे में बोला जा रहा है कि ये सर्वाधिक वन आच्छादित देश है प्रतिशत के रूप में, ठीक है। कोणधारी वन पाए जाते हैं कहाँ? 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आपको कोणधारी वन मिल जाएगा। शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे? शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन मिलेंगे। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णाद्र वन मिलते हैं, आइवरी कोस्ट में सघन उष्णाद्र वन मिलेगा। आगे देखते हैं कथन और कारण। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बोल रहा है कि शीतोष्ण वन के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि भरण पोषण कर सकते हैं। नहीं, वहाँ की जो भूमि होगी काफ़ी अनुर्वर होगी। आप मान लीजिए वृक्ष काट के वहाँ पे आप कृषि करना चाहेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये किसके बारे में बोल रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। मान लिया अमेजन बेसिन का जो घाटी है उसे वृक्ष रहित कर दिया जाए और वहाँ पे कृषि का उसी तरह से अपेक्षा किया जाए जहाँ पे अन्य क्षेत्रों में होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के बिना बोला जा रहा है कि गहन कृषि भरण पोषण कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। आगे देखते हैं, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक है। हाँ, ये सही है, शीतोष्ण वनों की तुलना में तो अधिक है और उत्पादकता अधिक है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के बिना गहन कृषि भरण पोषण करना यह संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। यही मैं कह रहा था कि पोषकों का उसमें अभाव मिलेगा, इसके कारण कृषि संभव नहीं हो पाएगा रासायनिक उर्वरकों के बिना। और वही चीज़ यहाँ पे भी एक ही तरह का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है। सुमेलित करना है, इमारती लकड़ी और देश दिया हुआ है। देवदार कहाँ मिलेगा आपको? कनाडा में मिलेगा। डगल
डगल सफ़र मिलेगा मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में, सागौन म्यांमार में। फिर से सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। मानसूनी वन सागौन और साखू जो है मानसूनी वन है। विषुवत रेखीय वन है कौन? महोगनी और रोजवुड जो है विषुवत रेखीय वन है। भूमध्यसागरीय वन कौन सा है? प्लम व जैतून भूमध्यसागरीय है। जैतून का तेल जो यूज़ करते हैं वो कहाँ? भूमध्यसागरीय क्षेत्र में मिलेगा, खास करके इटली वगैरह जो है यहाँ पर जैतून का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। महोगनी रेजवुड ये विषुवत रेखीय वन है, महोगनी और रेजवुड। सागौन हमारे यहाँ सागौन होता है, सागौन की लकड़ी होती है, और ये कहाँ? मानसूनी वन है। कुंधारी वन ये चीड़ या फर क्या है? कुंधारी वन है। आगे देखते हैं। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो अमेरिका जो है मुलायम लकड़ी एवं लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है शीशम। डेलबर्जिया जाति से संबंधित कौन सा पौधा है? शीशम। आगे देखते हैं। विश्व जलवायु। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण एवं पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। ये जो पहला हमने वीडियो बनाया था, पहला जो चैप्टर था इसका, तो उसमें हमने इसकी चर्चा किया था कि दिन समय और रात्रि समय में विस्तार का विभिन्नता का कारण क्या है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये हमने बहुत विस्तार से वहाँ पर चर्चा किया है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये 365 दिन में लगाती है। और पृथ्वी जो है खुद ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य का कौन? पृथ्वी। और ये जो अपने अक्ष पे घूम रही है, ये इसको बोलते हैं परिभ्रमण। तो परिभ्रमण से दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमा, और पृथ्वी के नत कक्ष पर परिक्रमा, और अपने अक्ष पर जो परिक्रमा कर रहा है वो मतलब ये परिभ्रमण हुआ। तो परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो पार्ट 1 वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताई गई है। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप प्रसर तथा तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप प्रसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण क्या है? भूमि और जल के बीच ताप का अंतर। ये बोला जा रहा है कि जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप का अंतः जो स्थल है, यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर होगा और तट क्षेत्र का जो वार्षिक तापांतर होगा, तो यहाँ पर तापांतर अधिक होगा, यहाँ पर कम होता है। क्यों? ये पूछा जा रहा है। तो जो धरातल है ये धरातल जो है देर से ठंडा होगा और देर से गर्म होगा। एक मिनट, सॉरी। महाद्वीपों के अंतःस्थ का वार्षिक ताप प्रसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है कि भूमि जल के बीच तापीय अंतर। हाँ, तो ठीक है। ये जल का तापमान जो होता है, आप जानते हैं कि जल का तापमान एक समान तापमान बना रहता है, और जो धरातल का तापमान है उसमें जैसे दिन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और रात में जब परावर्तन होगा तो ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तापांतर है वो ज़्यादा होगा। जैसे मान लिया दिन में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया और रात में 25 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो तापांतर कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो समुद्र है, समुद्र में आपका दिन का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं परिवर्तित होगा। मान लिया जैसे धरातल का है 45 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो सकता है ये 40 डिग्री सेल्सियस हो, और रात में भी ये आपको 35 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तापांतर कम होगा और जबकि धरातल पर तापांतर अधिक होगा। आगे देखते हैं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। अक्षांश जो है जलवायु को निर्धारित करने का सबसे बड़ा एक कारक है। जैसे कहाँ की जलवायु कैसी होगी, कौन सा डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है अक्षांश। मान लिया जैसे ये विषुवत रेखा के पास विषुवतीय जलवायु होगा, ध्रुव के पास ध्रुवीय जलवायु होगा, 23.5 डिग्री के आसपास आपको मरुस्थलीय क्लाइमेट डिजर्ट क्लाइमेट मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें अक्षांश के ऊपर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये सही है।
वर्ष भर वर्षा होती है, हमने बताया था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में आपको वर्ष भर वर्षा प्राप्त होगा। दिन में टेम्परेचर अधिक होगा और शाम होते होते वहाँ पर बारिश हो जाएगी। कारण क्या है? उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो हाँ, ये दोपहर में संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं कहाँ? एशिया महाद्वीप में आपको सभी तरह के जलवायु कटिबंध प्राप्त होंगे। वह भौगोलिक क्षेत्र जिनकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। कोष्ण और शुष्क जलवायु। कोष्ण और शुष्क जलवायु ये किसकी विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। सुहाना और आर्द्र शीतकाल होगा, ये भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु है। और सदाबहार ओक वृक्ष, मान लीजिए नहीं भी आता तो आप ओक वृक्ष से भी आप इसका आंसर मार सकते थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। शुष्कता अधिकतम होती है, लगभग 8 महीने आपको यहाँ पर शुष्कता मिलेगा और 4 महीना आर्द्रता मिलेगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है 8 महीने शुष्कता और 4 महीना आर्द्रता। आगे देखेंगे कथन और कारण। विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्यों के अनुकूल नहीं है। ये बिल्कुल सही है, पौधों के अनुकूल है लेकिन मनुष्यों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपको डेंजर पहुंचा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे कीट फटिंग, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी और कृषि भी वहाँ पर उपजाऊ नहीं होगी। तो विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र है वो मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है लेकिन पौधों के लिए अनुकूल है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। हाँ, ये तापांतर कम है, वहाँ पर वर्ष भर तापमान एक साल लगभग बना रहता है, हाई टेम्परेचर बना रहता है, तो तापांतर तो कम ही है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है जो पहले स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि पौधों के अनुकूल है, मनुष्यों के अनुकूल नहीं है, इसका कारण वार्षिक तापांतर नहीं बल्कि जो हमने बताया अभी वो है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका का वह नगर, एक मिनट, अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का। देखिए जलवायु चरम है। चरम मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, चरम मतलब कि क्लाइमेट जो है वो काफ़ी हार्ड है, हार्ड क्लाइमेट है। वर्षा वहाँ कम होता है, लोग जलवासी पशुचारक हैं। कहाँ का ये क्षेत्र है? मध्य एशियाई क्षेत्र। टेम्परेचर हार्ड होता है वहाँ का। ठीक है, तो ये मध्य एशियाई क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। हालांकि ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है इटली का। आर्द्र शीत ऋतु, शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क, ये किसकी विशेषता है? इटली की विशेषता। इसके बारे में हम बताएंगे कभी डिटेल से कि ऐसा क्यों है। शीत ऋतु आर्द्र क्यों है, शीत ऋतु में वर्षा क्यों हो रही है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है। ये सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल आपको मिलेगा कहाँ पर? जब कोपेन महोदय हैं, इन्होंने क्लाइमेट का एक थ्योरी दिया था, उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्रदेश और क्षेत्र दिया हुआ और जलवायु का प्रकार दिया हुआ है। कैलिफोर्निया क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो भूमध्य सागरीय होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है उष्ण मरुभूमि क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि क्षेत्र क्यों है? तो यहाँ पे क्या है? कोल्ड एयर, एक मिनट, हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है उष्ण मरुभूमि क्षेत्र है, उष्ण मरुभूमि क्षेत्र है। बांग्लादेश जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है। साइबेरिया शीतोष्ण क्षेत्र है। कांगो विषुवतीय है और सूडान सवाना। सवाना को हम सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, सवाना को हम
सूडान तुल जलवायु भी कहते हैं। और यहाँ की विशेषता हाथी घास का पाया जाना है। हाथी घास कहाँ मिलेगा आपको? सवाना क्षेत्र में मिलेगा हाथी घास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश में कथन और कारण दिया हुआ है। भूमध्यसागरीय प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है। तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जाड़ों में वर्षा होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इटली में जाड़ों में वर्षा होती है, तो वही चीज़ दिया हुआ कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण क्या है? जाड़ों में वहाँ पछुआ हवाएं चलती है। ये स्टेटमेंट सही है। आप देखते होंगे जब भारत में भी जब जाड़े का मौसम होता है तो पाला पड़ता है। कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्र में। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो आपको इस क्षेत्र में आपको पाला पड़ता हुआ दिखेगा। कब? ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में। एक्चुअली क्या होता है कि ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है मान लिया, तो यहाँ से जो पछुआ हवाएं हैं वो चलती है और अधिक ठंडक को और भी ये क्षेत्र से ये मॉइस्चर को लेते हुए यहाँ पे प्रवेश करती है और यहाँ पे पाला का निर्माण होता है। और यही चीज़ लौटती हुई मानसून जब होती है तो लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में फिर आगे वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, तो ये सारा जब मानसून पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में तब इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी जाड़े में भी वर्षा होती है। इसी कारण ये क्या है कि पछुआ हवाएं यहाँ पर चलती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो भी यहाँ पे कंट्री होगा वहाँ पर जाड़े में वर्षा होगी। तो इसमें इटली भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कब? जाड़े ऋतु में। कथन और कारण दिया हुआ है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण दिया हुआ है क्यों? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बता रहे थे जो स्ट्रीम था, गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ से चली और यहाँ पे नॉर्वे और ये सब सारी चीज़ें थी और यहाँ पे यूरोप था। ठीक है, ये हमने चर्चा किया है ऑलरेडी। ये भूमध्य सागर है, जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हमने इसकी चर्चा किया है। तो यहाँ पे ये स्ट्रीम चल रही होती है, ये गल्फ स्ट्रीम है और यहाँ से जो गर्म जो समुद्री धाराएं हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि आइस जो है यहाँ पे मेल्ट होता रहता है, तो यहाँ क्या है बंदरगाह हमेशा खुला रहेगा। यही एग्जैक्ट रीज़न है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम से जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो आगे की ओर बढ़ते रहती है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप तक ये बहकर जाती है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर जो बर्फ़ का जमा हुआ रहता है, जमाव नहीं हो पाता है और बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं। आगे देखते हैं। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु जो है दाब पेटियों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है। हमने ये बताया था कि मानसूनी जलवायु जो होता है ये ऋतुओं पवनों का व्युत्क्रमण होता है, और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें भी दाब पेटियों का स्थानांतरण होता है। गर्मी में उसकी दाब पेटी कुछ अलग होती है और जो शीत ऋतु होती है उसमें अलग हो जाती है। ठीक है, मानसून में भी आप देखते होंगे डुअल हेलिक्स, एक मानसून का जब निर्माण होता है तो डुअल हेलिक्स के बारे में उसमें पढ़ा जाता है, नॉर्थ और साउथ का। तो ये सब जब हम विस्तृत से चर्चा करेंगे मानसूनी भारत के मानसून का, तब हम इसके बारे में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, दाब पेटियों का स्थानांतरण क्या होता है और कैसे होता है। आगे देखते हैं। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है। जायरे से नीदरलैंड जा रहे हैं तो जलवायु प्रदेशों का सही क्रम क्या होगा? तो जायरे कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीकन कंट्री है जायरे, और आप कहाँ जा रहे हैं? नीदरलैंड जा रहे हैं, डेनमार्क के पास यहाँ जा रहे हैं। तो जलवायु प्रदेश का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलेगा। सॉरी एक मिनट, ये भूमध्य रेखीय जलवायु हुआ, जायरे है ना, जायरे से जा रहा है। जायरे के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे कहाँ मिलेगा आपको? कर्क रेखा के पास। ये सिंपल कंसेप्ट है। 23.5 डिग्री जायरे 23.5 डिग्री के आसपास मिलेगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। ठीक है, तो जायरे से आप जा रहे हैं नीदरलैंड, यहाँ पर जा रहे हैं मान लिया। तो जायरे से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको भूमध्य रेखीय जलवायु
को क्रॉस करेंगे, फिर उष्णमरुस्थलीय जलवायु क्रॉस करेंगे, फिर भूमध्यसागरीय जलवायु टच करेंगे, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु को टच करते हुए आप नीदरलैंड पहुँचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो मासिनराम जो है, एक मिनट सॉरी, ये जो हमने बोला कर्क रेखा नहीं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार टच करती है। जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार टच करती है। ये हमने थोड़ा गलत हो गया बोलने में, ये कर्क रेखा नहीं बल्कि भूमध्य रेखा को 2 बार टच करती है। कौन? जायरे नदी 2 बार काटती है जायरे नदी। किसको? भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। ठीक है, तभी तो ये भूमध्य रेखा को टच करेगा, फिर उष्णमरुस्थल क्षेत्र को टच करेगा, फिर भूमध्य सागर को टच करेगा और फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु को टच करेगा। ठीक है, संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो मानसिनराम जो है संसार का आर्द्रतम स्थान है। कहाँ है? मेघालय में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है कौन? बरखुनियास जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। सुमेलित करना है, अत्यधिक गर्म, सहारा मरुस्थल अत्यधिक गर्म है। अत्यधिक ठंडा कौन होगा? अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा मासिनराम में। अत्यधिक सूखा चिली में। ठीक है, एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो कहाँ बनेगा? प्रशांत महासागर में। हेकेटोस्टर्म पौधे होते हैं जो उगते हैं बहुत कम तापमान पर, जो कम तापमान पर उगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेकेटोस्टर्म। ठीक है, थॉन्टवेट का जो क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इस वर्ड का यूज़ किया गया है, हेकेटोथर्म का, हेकेटोथर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में। जब हम एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो पेरू के तट पे 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है, तब जो है यहाँ पर, अब सामान्यतः यहाँ पर तापमान जो होता है समुद्र का तापमान वो कम रहता है, लेकिन कुछ ऐसे समय आते हैं जब यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाने के कारण यहाँ से वायु उठती है, और ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही ये नीचे अवतलित हो जाती है, जबकि और यहाँ पर ये निम्न दाब का क्षेत्र, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। पेरू के पास निम्न दाब का चूँकि गर्म है, 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे ये यहाँ से उत्थान हुआ और ये इंडोनेशिया के आसपास पॉजिटिव उच्च दाब का क्षेत्र बना देगा। जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनना चाहिए, तभी तो यहाँ से जब जो पवन उठेगी और यहाँ पर भारत के पास इस तरह से गिरेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और हमारा जो मानसून है वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन हो जाता है जस्ट अपोजिट, यहाँ निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो फिर जो यहाँ से वायु का उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसके कारण क्या है कि जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है, और इस तरह से भारत में एल नीनो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, या जो एशिया है वहाँ पर एल नीनो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एक मिनट। स्पोइडोजोल्स जो होते हैं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होता है स्पोइडोजोल्स। जब मृदा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें स्पीडोसोल पढ़ने को मिलता है, स्पीडोसोल। ठीक है, तो स्पीडोसोल जो होता है वो आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र का मृदा होता है। यदि आप उसके बारे में पता होगा तो आप यहाँ पर भी इसका आंसर सही से कर पाएंगे। स्पीडोजोल जो होता है आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है स्पीडोसोल होते हैं वहाँ पर। स्पीडोसोल्स मृदा वही चीज़ है, ये स्पीडोसोल्स मृदा कहाँ मिलेगा आपको? आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, स्पीडोसोल्स। और ये जो USDA हैं उसने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया था मृदा का। आगे देखते हैं, लेटेराइट मृदा जो होती है उष्ण और आर्द्र मृदा होती है। तो लेटेराइट मृदा जो होती है उष्ण और आर्द्र मृदा होती है। कैसे? लेटेराइट जो होता है जब वो ये उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट। यहाँ पर अधिक वर्षा होगा तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको लेटेराइट देखने को मिल जाएगा। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र, और जब यहाँ पे वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, सिलिका और जो एल्मुना है उसका निक्षालन हो जाएगा और यहाँ पे लौह कठोर परत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लौह का कठोर परत का निर्माण हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लेटेराइट मृदा। सिलिका एल्मुना का निक्षेपण हो जाता है अत्यधिक वर्षा के कारण। ये जो लेटेराइट मृदा होती है यहाँ पर बॉक्साइट
का निक्षेप देखने को मिलता है। बॉक्साइट का जो खनन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये और लेटराइट मृदा में चाय और कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है। भारत में आपको पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मृदा प्राप्त हो जाएंगे एवं पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में आपको लेटराइट मृदा प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। गलत बात है। ये केचुआ जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है और खेती के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो मृदा को उलट पुलट करते रहते हैं और इसमें वायु का प्रवाह होता रहता है। कारण क्या है? केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो ये तो सही है, कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। तो इसे हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में आगे का टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमने जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, प्लीज़ आप कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप अटेंटिव हैं और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।